हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी अभी जो सितंबर मंथ में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यह क्लास लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से होगा। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड हम लोग का यह क्लास 6 होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठे सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। एक होता है राइटर, एक होता है कैल्क, एक होता है इम्प्रेस। इन तीनों सॉफ्टवेयर से ट्रिपल सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे। एंड जितने भी नए हमारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए। 1 के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट को थैंक यू। अब हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं दिया क्या क्वेश्चन इसमें। वैसे इस सैटरडे को सभी स्टूडेंट्स आए थे, कुछ ही स्टूडेंट्स नहीं आए थे। तो ऐसा मत करो, सब लोग आओ यार कि अभी क्लास तो स्टार्ट ही किए हैं। अभी हम लोग का क्लास 6 है तो इग्नोर करोगे तो ऐसे सारी क्लास छूट जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करके और लर्न करके आएँ ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप केवल क्वेश्चन को अपने नोटबुक से रिवाइज़ करो। उसके बाद नया क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश मत करना, उस टाइम खाली रिवाइज़ करके जाना, अच्छे से एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो यह क्लास ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों के लिए होगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया इसमें। वैसे लिब्रे ऑफिस से अब ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों में पूछा जा रहा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 4 टाइप्स, सेकेंड ऑप्शन दिया 5 टाइप्स। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहने का मतलब यही है, नीचे हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख ही रहे होंगे। तो कंप्यूटर को वैसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो जाता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड हो जाता है मिनी कंप्यूटर, थर्ड हो जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और 4 हो जाता है सुपर कंप्यूटर। तो अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर में है, और जो मिनी कंप्यूटर होता है वह इससे बड़ा होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर यह आपके उसमें बड़े बड़े कंपनियों में यूज़ किया जाता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है यह रिसर्च करने के लिए होता है। तो जितने भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं माइक्रो, और एजुकेशन के लिए भी माइक्रो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, जो कि अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर? 4 टाइप्स के। एक होता है माइक्रो, एक सेकंड होता है मिनी, थर्ड होता है मेन फ्रेम और फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी सुपर कंप्यूटर 4 टाइप्स इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अपने काफ़ी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे एक बार हमारे साथ बोलेंगे, आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है या कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया इसमें, प्रायः प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए ... का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा अपने तरीके से लिखे हुए हैं, तो एक बार हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तब अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिएगा। दिया है प्रायः मतलब पुनः प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए ... का प्रयोग होता है। क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे आप कोई वर्ड लिखते हैं, अब उस वर्ड में कोई 1-2 वर्ड मीनिंग मिस्टेक होता है, तो उसको डायरेक्ट सही करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिखे हैं ENGLI, अब LIISH लिख दिए, अब डबल आई हो गया। जैसे ही आप स्पेस करेंगे वो डायरेक्ट सिंगल आई में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किसके माध्यम से होगा? वो ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से होगा। जब आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई कर देंगे तो 1-2 वर्ड मीनिंग जैसे आपसे मिस्टेक होता है, आप स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वह सही कर देगा। तो वही पूछा है। तो पुनः प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए ... का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑटो टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी, यानी ऑटो टेक्स्ट इज़ द
राइट आंसर। तो इसी के माध्यम से वर्ड मीनिंग को करेक्ट कंप्यूटर कर लेता है। तो इसका राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन दिया राउटर, सेकंड ऑप्शन दिया है इंटरनेट लिनक्स। तो नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे हम लोग जो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्रॉडबैंड के माध्यम से वाईफाई कनेक्ट करते हैं, या जो भी राउटर हम लोग के यहाँ लगा रहता है, वह क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। उसी के माध्यम से हम लोग नेट को अपने फ़ोन या कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत क्या आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राउटर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी इंटरनेट। लिनक्स ये सब आते नहीं। लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट आपका एक क्या है, सर्विस है। तो नेटवर्किंग के अंतर्गत क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, राउटर डिवाइस आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी राउटर डिवाइस इज़ द राइट आंसर। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार हमारे साथ बोलें कि नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, राउटर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी राउटर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टूल्स बार, सेकेंड ऑप्शन दिया स्टेटस बार। अब क्वेश्चन का सेंस क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहने का मतलब क्वेश्चन का सेंस ये है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें मान लीजिए आप 5 पेज इंसर्ट कर दिए हैं और उस पर आप पैराग्राफ, लाइन या नाम, एड्रेस सब सारी चीज़ लिख दिए हैं। अब आपको देखना है कि पेज पे कितना पेज करंट टाइम में ओपन है और कितना टेक्स्ट आप कितना लाइन लिखे हुए हैं, वो सब सारी चीज़ कहाँ शो होते हैं, वो सब सारी चीज़ स्टेटस बार पे शो होते हैं। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल इंसर्ट किए गए पेज या टोटल टाइप किए गए लाइन्स के डिटेल को देखने के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं, किस जगह शो होता है। तो किस जगह शो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो सब सारी चीज़ें स्टेटस बार पे शो होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी स्टेटस बार इज़ द राइट आंसर। आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार हमारे साथ बोलें कि राइटर में एक से अधिक इंसर्ट किए गए पेज या एक से अधिक इंसर्ट किए गए पैराग्राफ, लाइन किस जगह से होते हैं, वो सब सारे स्टेटस बार पे से होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टेटस बार को आप हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। तो उसको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं किस मेनू बार के माध्यम से, वह व्यू मेनू बार के माध्यम से हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। मेनू बार पूछे तो आप व्यू मेनू बताएंगे, और पूछे कि हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे तो आप बोलेंगे ट्रू। इसको हाइड एंड अनहाइड किया जा सकता है किसके माध्यम से, व्यू मेन्यू के माध्यम से। अब इस क्वेश्चन से हमको कितना आंसर मिला, 3 आंसर मिले। एक तो हाइड एंड हाइड, एक उसके बाद किस मेन्यू से, और एक ये जो भी आपको दिख रहा है। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक का प्रयोग के लिए किया जाता है। मतलब पेज ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कहने का सेंस ये है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया पेज बॉर्डर ऐड करने के लिए। थोड़ा सा हम अपने तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं, तो समझने की कोशिश आप करिएगा, वैसे हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे जैसे आपको समझ में आता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने का प्रयोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स किस लिए किया जाता है, वह एक नया पेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास एक पेज है, अब आपको फर्स्ट वाले पेज में कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है या कुछ लाइन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आप क्या लिखे हैं, बट आपको सेकंड वाले पेज का मैटर समझ में आ रहा है कि इस पर हमको ये लिख सकते हैं, अच्छे से इसको कर सकते हैं। तब उस केस में क्या करेंगे, आप फर्स्ट वाले पेज से रुके नहीं रहेंगे। उस केस में जैसे आप पेज ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, सेकेंड पेज अपने आप नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो पेज ब्रेक का प्रयोग किस लिए करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए। तो या ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ देगा, हिंदी में हम लिख दिए हैं। तो नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पेज ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। और जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होगा, तब आप उस केस में क्या बताएंगे, कंट्रोल+Enter की बताएंगे, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो न्यू पेज को एंटर करने के लिए पेज ब्रेक ऑप्शन को डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंट्रोल+Enter की का प्रयोग करेंगे, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल था।
शॉर्टकट की पूछे पेज ब्रेक का तो कंट्रोल इंटर बताएंगे, और पूछे पेज ब्रेक का यूज़ क्या है तो आप बताएंगे न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए या न्यू पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए। तो इसके बारे में डिटेल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर पुनः प्रारंभ करना। सेकंड ऑप्शन दिया सभी एक्टिव एप्लीकेशन को बंद मतलब क्लोज किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। अब हाइबरनेट होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं। तो विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 या कंप्यूटर कोई भी विंडोज हो, विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये हम क्लास नंबर 5 वाले में पूरा डिटेल बता ही दिए हैं, तो वापस एक बार शॉर्ट में बता दे रहे हैं। विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 10 या विंडोज 11 को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसमें हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके चलाते हैं, जैसे एग्जांपल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस, ये सब सारे सॉफ्टवेयर हम लोग इस पर इंस्टॉल करके चलाते हैं विंडोज पर। तो वही पूछा है कि एक हाइबरनेट होता है, जैसे ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ से हम लोग शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएंगे शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है। हम इसके बारे में पूरा बता ही दे रहे हैं, आप शॉर्टकट की का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दे देना कि शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या है। अभी जस्ट दे देना, नहीं तो बाद में दोगे तो भूल जाओगे। तो वैसे शट डाउन में देखिए 4-5 ऑप्शन पाए जाते हैं। एक स्लीप मोड पाया जाता है, एक शट डाउन पाया जाता है, एक रीस्टार्ट पाया जाता है, एक लॉग ऑफ पाया जाता है और एक हाइबरनेट पाया जाता है। हाइबरनेट का काम होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे आप अपने कंप्यूटर में 4-5 एप्लीकेशन ओपन किए हैं, वर्ड पैड ओपन किए हैं, नोट पैड ओपन किए हैं, पेंट ओपन किए हैं, MS वर्ड ओपन किए हैं। अब आप उसको बंद नहीं करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं और एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तब आप उस केस में हाइबरनेट मोड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो हाइबरनेट मोड तभी यूज आता है जब आपको एप्लीकेशन क्लोज ना करना हो, तब उसी केस में हाइबरनेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर पुनः प्रारंभ करना। सेकेंड में दिया है सभी एक्टिव एप्लीकेशन को बंद का मतलब क्लोज किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी सभी एक्टिव एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। तो इसका ये राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोर्ट्रान लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन दिया बेसिक लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हो जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका हाई लेवल फर्स्ट हो जाता है फोर्ट्रान लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो वैसे इसमें दिया है कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। हाँ, तो कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हो जाती है, फोर्ट्रान लैंग्वेज हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए, यानी फोर्ट्रान लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। अब फोर्ट्रान लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है, फार्मूला ट्रांसलेट इसको कहते हैं। पूरा नाम तो नहीं कहेंगे, इसका काम है फोर्ट्रान लैंग्वेज का फार्मूला ट्रांसलेट, मतलब जो भी आप कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट या कोई भी नंबर्स इनपुट करते हैं उसको कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेज में ले जाकर पहले कन्वर्ट करता है। किसके माध्यम से करता है, वो फोर्ट्रान लैंग्वेज के, उसको वो फार्मूला ट्रांसलेट के माध्यम से करता है। तो इसके बारे में डिटेल था, तो अच्छे से आपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूछता है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन कि कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी। तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फोर्ट्रान लैंग्वेज बताएंगे। अब फोर्ट्रान लैंग्वेज का काम क्या है, इसका काम है फार्मूला ट्रांसलेट, मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करके उसको बेसिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इसका ये राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज क्षमता और एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन दिया मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो भी हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट या नंबर्स इंसर्ट करते हैं, मतलब इनपुट करते हैं टाइप करके, वह कंप्यूटर किस लैंग्वेज में उसको एग्जीक्यूट का मतलब होता है एक्सेप्ट करता है। तो उसको वैसे बाइनरी फॉर्म में तो वह जाता ही है 0-1 के फॉर्म में, तो बाइनरी नंबर में ले जाकर प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद मशीन लैंग्वेज के माध्यम से वह आपके डेस्कटॉप पर आउटपुट शो होता है।
तो कंप्यूटर क्या कौन सी लैंग्वेज समझता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? मशीन लैंग्वेज समझता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे मशीन लैंग्वेज ना दे, बाइनरी लैंग्वेज दे, तो आप उस केस में बाइनरी लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे। तो बाइनरी लैंग्वेज का वैसे बेस होता है 0 1, ये ब्रैकेट में लिख दिए, आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, या समझता है या एग्जीक्यूट करता है, वह मशीन लैंग्वेज यूज़ करता है। तो इसका राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे अच्छे से एक बार कॉपी अपनी नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा जो नीचे लिखे हैं ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त करने समाप्त होने को डॉट डॉट क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिबगिंग या बग, सेकंड ऑप्शन दिया स्पेलिंग एरर। अब क्वेश्चन का कहने का सेंस क्या है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे आप कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, आप डाउनलोड करके गूगल क्रोम से, कभी कभी इंस्टॉल तो होता है, आधा हो जाएगा फिर बीच में कट जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, 1-2 फाइल ऐसे रहते हैं, इनकरेक्ट रहते हैं, वह उसी की वजह से उस फाइल्स कैंसिल कर देता है, उसी को एरर कहते हैं। तो कंप्यूटर में जब कोई सॉफ्टवेयर के फाइल एंड फोल्डर्स में कोई एक फाइल मिस्टेक रहती है, मतलब नहीं रहती है, तो उस केस में क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसको कहते हैं डिबगिंग या बग कहते हैं। उसको वही पूछा है कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्पेलिंग एरर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट तो लिख नहीं रहे हैं। उसका पूछ रहा है सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन में त्रुटियाँ आती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स डिबगिंग या बग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ए, यानी डिबगिंग या बग त्रुटि कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वैसे तुम बारी बार करते हैं, तो जो भी नए हमारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। थोड़ा सा कंटेंट्स बनाने तो टाइम लगता है यार, आप लोग भी थोड़ा सा ये करो कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लिया करो। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन बता दिए क्लास कैसा लगा, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं सही वे में है सब सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है CD किस प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस, सेकंड ऑप्शन दिया ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो CD का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को इससे पता होगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में CD का फुल फॉर्म नेम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वैसे एक बार बता दे रहे हैं तो आपको भी बताना है। तो CD का फुल फॉर्म नेम होता है कम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? CD का फुल फॉर्म नेम कम्पैक्ट डिस्क। वही पूछा है कि कम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस है, तो यह क्या है? यह एक आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यह आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस इज द राइट आंसर। CD तो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यह एक आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। और इलेक्ट्रिकल का होता है, पूछ देता है जैसे एग्ज़ाम में कि जो पेन ड्राइव है, या जो आपका SSD लगा है, या जो आपका मेमोरी कार्ड है, वह किस टाइप का डेटा स्टोरेज डिवाइस है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD पूछे तो ऑप्टिकल बताएंगे, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD ये सब सारे पूछे तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस बताएंगे, जो कि हम पहले वाले ऑप्शन में उसको दिए हैं। इसी की वजह से तो आपने काफ़ी अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया डॉट 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 हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, सेकंड ऑप्शन दिया असेंबलर। तो कंप्यूटर में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। यह एक क्या है? कंप्यूटर में एक कंपोनेंट्स होता है जो कि यह मदरबोर्ड पे पाया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में इनपुट मतलब कीबोर्ड के माध्यम से होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसमें आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ए, यानी इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इज़ द राइट आंसर। तो इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज में टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारे साथ एक बार सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बोलिए कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में
कौन ऐसा कंपोनेंट बदलता है, तो आप क्या बताएंगे, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार क्या प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ओनली एप्लीकेशन का नाम, सेकंड ऑप्शन दिया एप्लीकेशन और फाइल का नाम। तो कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है उसके टाइटल बार पर दो चीज़ शो होते हैं, एक तो नाम फाइल का सेव होता है, जैसे आप जब तक नहीं सेव किए हैं नाम तो वह डॉक्यूमेंट शो होगा या अनटाइल्ड वन होगा, और प्रोग्राम का नाम दिखेगा बीच में। जब आप फाइल नेम सेव कर देंगे तो उसमें फाइल का नाम बीच में शो होगा, जो भी आप नाम लिखे रहेंगे और प्रोग्राम का नाम देगा। जैसे एग्जांपल, आप लिब्रे ऑफिस ओपन किए हैं, लिब्रे ऑफिस में आप राइटर ओपन किए हैं, तो सबसे ऊपर लिख के आएगा लिब्रे ऑफिस राइटर, और बीच में आपका जब आप फाइल सेव कर देंगे उसमें लिख के आएगा आपका फाइल का नाम। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार पर क्या प्रदर्शित होता है, मतलब क्या डिस्प्ले होता है। तो उस पर एप्लीकेशन का नाम और फाइल दो चीज़ डिस्प्ले होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी एप्लीकेशन और फाइल नेम टाइटल बार पर डिस्प्ले होते हैं। तो सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे अच्छे से अपने कॉपी नोट डाउन कर लेंगे, वैसे सबको पता ही होगा इसका आंसर, तो अच्छे से देख लेना, एक बार हम बता दिए। तो इसका राइट आंसर है। अब सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार हमारे साथ बोलें, लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार पर क्या प्रदर्शित होता है, एप्लीकेशन का नाम मतलब सॉफ्टवेयर का नाम, और जो फाइल आप सेव किए हैं उसका नाम शो होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 15 डिजिट, सेकंड ऑप्शन दिया 20 डिजिट दिया 15 डिजिट, और सेकंड ऑप्शन दिया 20 डिजिट। सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होगा कि IMEI का फुल फॉर्म नेम क्या है, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना ऐसा क्रिएट हो। तो IMEI का पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई एंड हाँ सही है सही क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई होगा ये IMEI का पूरा फुल फॉर्म नेम। तो और इसमें पूछा कितने डिजिट पाए जाते हैं, तो कितने डिजिट पाए जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें 15 डिजिट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी IMEI में कितने डिजिट पाए जाते हैं, 15 डिजिट पाए जाते हैं। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे आप जो अपना फ़ोन लिए हुए हैं, जैसे आप उसको IMEI नंबर जानना है कि तो मतलब IMEI के माध्यम से ये पता चलता है कि मोबाइल कब बना हुआ है और इसमें क्या क्या सारी चीज़ें पाया गया है। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए IMEI नंबर का यूज़ किया जाता है। कभी कभी फ़ोन खो जाता है तो हम लोग सर्विलांस पर IMEI के माध्यम से उस नंबर को सर्विलांस पर लगवा कर हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं। वही पूछा है कि उसमें कितने डिजिट पाए जाते हैं, उसमें कितने डिजिट पाए जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसमें 15 डिजिट पाए जाते हैं। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि उस IMEI नंबर्स को फाइंड करने के लिए कौन से कोड का यूज़ करते हैं, तो कौन से कोड का यूज़ करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, *#06#। इस जब बटन को मतलब इतने नंबर को आप जो अपने मोबाइल के कीपैड से टाइप करेंगे तो आपके फ़ोन का IMEI नंबर दिख जाएगा। तो ये पूछता है एग्ज़ाम में कि IMEI नंबर्स को फाइंड करने के लिए कौन से कोड का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे *#06#। अभी आप अपने फ़ोन से प्रैक्टिकल कर लेना, एक सेकेंड क्लास को रोक कर, तो आपके फ़ोन का IMEI नंबर पता चल जाएगा। तो डिजिट पूछे तो 15 डिजिट बताएंगे, और कोड पूछे तो *#06# बताएंगे, और फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म पूछे तो बताएंगे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, फुल फॉर्म नेम बताएंगे। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे आंसर आपको मिल गए हैं, तो अच्छे से आपने काफ़ी नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डोनाल्ड बूथ, सेकेंड ऑप्शन दिया डेनिस रिच। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है उसका आविष्कार कौन से किए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये किए थे आपके डेनिस रिच ने किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी डेनिस रिच ने ही कंप्यूटर में जो हाई लेवल लैंग्वेज सी पाया जाता है उन्होंने ही इसका आविष्कार किए थे। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया विश्व का पहला इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों में पूछा जाता है। तो सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। हमारे नए जितने भी नए स्टूडेंट आए हों तो अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके उसको बार बार लर्न करेंगे, और जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है उसको वह अच्छे से अपने क्वेश्चन को लर्न करके जाएगा। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन हो जाते हैं? ये हो जाता है ENIAC। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी ENIAC कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर। वैसे जैसे आपसे पूछे कि विश्व का पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप उस केस में बताएंगे यूनिबैक। कॉमर्शियल डिजिटल पूछे तो यूनिबैक बताएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पूछे तो आप बताएंगे ENIAC बताएंगे। तो इसका अभी क्या पूछा है? अभी इलेक्ट्रिकल पूछा है तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक पूछा है तो आप ENIAC बताएंगे, और जैसे कॉमर्शियल पूछ दे तो आप उस केस में यूनिबैक बताएंगे। तो अपने कॉपी में अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जो हम बताए हैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार हमारे साथ बोलें कि विश्व का पहला इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो जाता है? ENIAC हो जाता है। और विश्व का पहला कॉमर्शियल डिजिटल कौन सा हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यूनिबैक हो जाता है, यूनिबैक कंप्यूटर हो जाता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया बिंग, गूगल, बाइडू, और सेकंड ऑप्शन दिया सफारी। तो सर्च इंजन का यूज़ क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? नए वाले अच्छे सुनेंगे, वैसे सबको पता होगा हमारे जो पहले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सर्च इंजन का काम है किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च करना। इसमें डाउनलोड नहीं कर सकते, केवल आप वेबसाइट के बारे में सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, उसी को सर्च इंजन कहते हैं। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च इंजन पाया जाता है। विंडोज़ 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से पाया जाता है, और विंडोज़ जो 8 होता है, 10 होता है और 11 होता है उसमें सफारी के नाम से पाया जाता है सर्च इंजन। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन, अच्छा सर्च इंजन नहीं है, हाँ सर्च इंजन नहीं है। तो सफारी जो सर्च इंजन नहीं है ये एक ब्राउज़र हो जाएगा, हाँ एक ब्राउज़र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है, एक बार रुक जाओ तो एक क्वेश्चन को वापस से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम अच्छे से। दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन क्या है? तो सर जो कंप्यूटर में पाया जाता है हर एक टाइप्स का ब्राउज़र, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक आपका ये 7 में पाया जाता है, ये भी एक ब्राउज़र है। और जो सफारी होता है यह 8 और 10 और 11 में पाया जाता है, यह एक ब्राउज़र है जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में पहले से पाया जाता है। वही पूछा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन के अंतर्गत सफारी नहीं आता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी, यानी सफारी सर्च इंजन इज़ द राइट आंसर, ये नहीं है। और कौन कौन से हो जाते हैं? बिंग और गूगल और बाइडू क्या है आपके? ये सर्च इंजन हैं। तो इन तीनों को सर्च इंजन के अंतर्गत रखा गया है और सफारी को नहीं। तो इसको अच्छे से आपने काफ़ी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो ये हम अपने तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं, थोड़ा सा समझना है इसका। क्वेश्चन का सेंस कहने का मतलब यह है, निम्नलिखित दिया है, निम्नलिखित विकल्पों मतलब ऑप्शन में से असंगत मतलब जो मिले न विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन दिया मैग्नेटिक टैप, सेकंड ऑप्शन दिया है EPROM, DRAM, यस रैम। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि एक मिनट, हाँ दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत मतलब जो उनसे मिले न विकल्पों का चयन करें। तो ये जो इंटरनल का जो EPROM होता है और DRAM का फुल फॉर्म नहीं होता डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यस रैम का फुल फॉर्म नहीं होता स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो तीनों कार्ड होते हैं वह एक्सटर्नल कार्ड के अंतर्गत आते हैं। और जो मैग्नेटिक टाइप होता है, मैग्नेटिक टाइप का मतलब जैसे आपका पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सब मैग्नेटिक टाइप के अंतर्गत हैं जैसे। और कम्पैक्ट डिस्क ये भी आपका मैग्नेटिक के अंतर्गत आता है, इंटरनल के अंतर्गत। इंटरनल का मतलब होता है जो आप अलग से अपने मोबाइल या कंप्यूटर में लगा सके, और एक्सटर्नल का मतलब होता है जो कि उसमें पहले से पाया जाता है। तो वही पूछा है कि यह जो तीनों है यह एक इंटरनल कार्ड है एक्सटर्नल, और जो मैग्नेटिक टाइप हो इंटरनल कार्ड है। तो ये यही अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ए, यानी मैग्नेटिक टाइप इज़ द
राइट आंसर। तो मैग्नेटिक टैब के अंतर्गत क्या क्या आता है? मैग्नेटिक टैब के अंतर्गत पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और डीवीडी, ये सब होते हैं मैग्नेटिक टैब। और जो कंप्यूटर में पहले से लगे रहते हैं उसको एक्सटर्नल कार्ड कहते हैं। तो उसको कौन कौन से, जैसे रैम हो जाएगा, रोम हो जाएगा, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, और जो एसएसडी होता है वो भी आपका एक इंटरनल कार्ड है, उसको भी मैग्नेटिक टैब के अंतर्गत रखा गया है। तो वही पूछा है कि इन दोनों में से जो अलग है उसी को बताइए। तो मैग्नेटिक टैब अलग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी मैग्नेटिक टैब इज़ द राइट आंसर। तो अपने काफ़ी अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंटरनल कौन सा है और एक्सटर्नल कौन सा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, विंडोज़ में न्यू फोल्डर बनाने के लिए आप किस का उपयोग करेंगे? किसका दिया, विंडोज़ में न्यू फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल पैनल, सेकंड ऑप्शन दिया विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की पूछे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बताएंगे। क्या बताएंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के माध्यम से नए फोल्डर को आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें पूछा है बनाने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो उस केस में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी, यानी विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर के माध्यम से आप कंप्यूटर में न्यू फोल्डर्स को बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल पैनल्स के माध्यम से आप कंप्यूटर का सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब विंडोज प्लस एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर के माध्यम से आप न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अपने काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। और शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बताएंगे, जो कि हम पहले बता ही दिए। तो अपने कापी में शॉर्ट नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, URL का अधिकतम साइज क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2048, सेकंड ऑप्शन दिया 1024। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि URL का फुल फॉर्म नेम क्या होगा, उसको हम ब्रैकेट में नीचे मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो URL का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का फुल फॉर्म नेम है। अब इसमें पूछा अधिकतम साइज इसमें कितना होता है, तो अधिकतम साइज कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसमें होता है 2048, मतलब 2048 अधिकतम साइज URL में पाया जाता है। तो URL का काम क्या है? URL का काम है किसी भी जो हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं www.gmail.com, www.sarkariresult.com, ये सब जो भी हम लोग टाइप करते हैं, इसमें मतलब इतने कैरेक्टर को हम लोग टाइप मैक्सिमम कर सकते हैं। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम। तो 2048 टेक्स्ट को हम लोग URL में सर्च कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 2048 इज़ द राइट आंसर। और इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये फुल फॉर्म नेम है और इसका ये मैक्सिमम कैरेक्टर है। तो इसके बारे में डिटेल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा स्थिर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया फ्रीज सीट, सेकंड ऑप्शन दिया फ्रीज कॉलम। तो क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे आप लिब्रे ऑफिस में एक कैल्क सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क को करते हैं, जैसे एक्सेल में होता है वैसे कैल्क में भी होता है। तो फ्रीज का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जैसे आप फर्स्ट कॉलम में बना दिए हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फीस, ईयर, मंथ, ये सब सारी चीज़ बना दिए हैं। अब आपको ढेर सारे स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, तो उस केस में क्या जाता है, क्या किया जाता है, फ्रीज कॉलम किया जाता है, ताकि जो मेन हेडिंग रहे वो दिखे और सब सारे टेक्स्ट उसमें हाइड होते रहें। तो मेन हेडिंग को स्टॉप करने के लिए फ्रीज कॉलम का यूज़ किया जाता है। तो 1 मिनट, अलार्म बज रहा 3:50 का। हाँ, तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि मेन हेडिंग को स्टॉप करने के लिए फ्रीज कॉलम का प्रयोग किया जाता है, ताकि मेन हेडिंग दिखता रहे, उसमें हम लोग अच्छे से जो भी कॉलम में जो चीज़ दिया रहे उसको हम लोग टाइप कर सकें। तो उसी केस में फ्रीज का यूज़ किया जाता है। तो किसी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी कॉलम को स्टॉप करने के लिए फ्रीज कॉलम का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी, यानी फ्रीज कॉलम इज़ द राइट आंसर। तो इसी के माध्यम से कॉलम को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बता दिए।
तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए होगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट्स और ऑनलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन के जो भी आपको डाउट रहेगा उसका आप रिप्लाई इसमें कर दीजिएगा। और एक चीज़, जो भी हमारे नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो सही वे में है सब सारी चीज़ें। तो सभी स्टूडेंट को इतना करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।